नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज चर्चा करेंगे एनडीए में मची खलबली की। एनडीए बैसाखी वाली सरकार के लिए अब एनडीए पिछले 11 साल में अब प्रासंगिक हुआ है। 14 से 24 तक तो एनडीए था ही नहीं। एनडीए को जिधर मन करे उधर उसकी गर्दन घुमा दो। लेकिन 24 के नतीजों ने एनडीए को प्रासंगिक कर दिया, मोदी की मजबूरी बना दी। और दो बैसाखी, एक तरफ नीतीश और एक तरफ नायडू, दो बैसाखी लगा दी दोनों काक के नीचे मोदी की। अब ट्रम्प जब आए दिन मोदी को अपमानित कर रहे हैं, अपमानित से आगे एक कदम और बढ़ जाइए, ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे भी आरोप अब लगने लगे हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं ट्रेड डील के लिए। तो इस ब्लैकमेलिंग के पीछे मोदी जी की जो खामोशी है, उस खामोशी के बीच में अगर मोदी जी का कोई दोस्त ही ट्रंप पर उंगली उठाने लगे तो स्थिति कितनी असहज हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए, खाली विजुलाइज दिमाग में कीजिए कि कितनी असहज स्थिति हो जाएगी। यही काम नायडू ने कर दिया है। ट्रंप का नाम मोदी नहीं लेना चाहते। ट्रंप का नाम कोई लेता है तो मोदी जी घबराने लगते हैं। और नायडू ने सीधे ट्रंप के टैरिफ पर वार कर दिया है। ट्रंप बहुत टैरिफ वार करते हैं, नायडू ने ट्रंप के टैरिफ पर वार कर दिया है और ट्रेड डील पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। अब ये डील जब दस्तखत करनी होगी तो बैसाखी एक हाथ से पकड़ना होगा कि बाएं से बैसाखी पकड़ो, दाहिने से दस्तखत करो। नहीं, इधर ऐसा ना हो कि दाहिने से दस्तखत करे और बैसाखी बाएं तरफ से खिसक गई। ये संकट पैदा हो गया है। अब आप कहेंगे कि बड़ी पहेली हो गई, तो पहेली को एकदम स्पष्ट करने के लिए ले आइए, भाव को जोड़ते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तीन तीन पार्टनर, स्वागत है भाव। तीन तीन पार्टनर एनडीए कैसे हैं? प्रत्यक्ष रूप से तीन का नाम बताएंगे, तीन तो सीधे हैं, बाकी अंदर खाने वाली भी चर्चा कुछ खोल ही देंगे। तीन पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। और मोदी की टेंशन से ज्यादा तो शाह की टेंशन है। मोदी तो कभी भी झोला उठा करके रिटायरमेंट की उम्र पार कर रहे, झोला उठा के चल देंगे, संग नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करने लगेंगे ऐसे तुरंत। शाह क्या करेंगे? तो इसलिए चिंता शाह की बड़ी है। और मैं आपको एक खबर दिखाता हूं और फिर आप ही से उस खबर की पूरी पड़ताल समझता हूं। एनडीए अलाई चंद्रबाबू इज द फर्स्ट सीएम टू फ्लैग यूएस टैरिफ्स, must take precautions considering impact on agri export। एनडीए के पार्टनर गठबंधन के साथी चंद्रबाबू पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यूएस के टैरिफ पर चिंता जताई है और कहा है कि मस्ट टेक प्रिकॉशंस कंसीडरिंग इंपैक्ट ऑन एग्री एक्सपोर्ट। जो कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उस पर जो बुरा असर पड़ने जा रहा है या पड़ रहा है, उस पर जरूर सावधानी बरता जाए, प्रिकॉशन लिया जाए, उसको कंसीडर करते हुए उस नुकसान को, किसान के और किसानी के नुकसान। ये बयान सामान्य नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेवार है, वाणिज्य मंत्री को आपने सुना क्या? सुना क्या बताएं? वित्त मंत्री को सुना क्या? विदेश मंत्री को सुना क्या? और प्रधानमंत्री, उनको तो सिर्फ मंच से भाषणबाजी करते ही सुन सकते हैं, बाकी या मन की बात करते, बाकी सुनेंगे नहीं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का ये कहना कदम बढ़ाने से पहले ये बताना है कि कदम बढ़ाओगे तो कांटा चुभ जाएगा, ये संकेत है। भाऊ, पहले सिर्फ चंद्रबाबू पे चर्चा और फिर देखिए बात और आशीष, दिक्कत। क्या है, चंद्रबाबू पे चर्चा करने के पहले सवाल ये भी उठेगा कि एनडीए के तो इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू क्यों? और आप चंद्रबाबू को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं? कई लोगों का, अंध भक्तों का ये कमेंट होता है कि मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो तुरंत आप उसको उठा लेते हैं। वो बात नहीं है। जितने एनडीए के मुख्यमंत्री है उसमें बैसाखियों पे आंध्र प्रदेश है, बिहार है। बिहार का जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, ये दो बैसाखियां इस सरकार की। यहाँ
मुख्यमंत्री एनडीए का है लेकिन बीजेपी का नहीं। बाकी जगह महाराष्ट्र एक दूसरा केस है जहां सरकार है किसी के बदौलत, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के, लेकिन दोनों का राजनीतिक करियर ईडी के बदौलत है। इसके चलते वो गूंगे बहरे अंधे हो चुके हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं गांधी के 3 बंदर थे। अब इसको कुछ ये कोई डिरोगेटिव रिमार्क नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर क्या कहते थे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। वो बंदर थे लेकिन वो मानवता का महान संदेश दे जाते हैं। वर्तमान की राजनीति में हमारे जितने भी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश और नायडू, इन दोनों को छोड़ के, नीतीश पे भी आऊंगा मैं, ये जो बाकी जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं एनडीए के, वो ज्यादातर सब बीजेपी के हैं करीब करीब। वो एक ही बात कहते हैं, मोदी के खिलाफ मत सुनो, मोदी के खिलाफ मत बोलो और मोदी के खिलाफ मत देखो। ये नई परिभाषा होगी। अब बेचारे 2 है जो मोदी के खिलाफ बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। उसमें एक नीतीश बाबू है, लेकिन बोलने के लिए मानसिक अवस्था ठीक होनी चाहिए। जिस हिसाब से वो व्यवहार करते हैं सार्वजनिक जगह पर, मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं नीतीश कुमार को एक कद्दावर नेता, भले ही वो कैसे भी वो किसी के पीठ में छुरा घोंप के कुछ भी करते हो, लेकिन उन्होंने एक अपना वजूद बनाया, लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। वो उनकी कला है बिहार में, उस कला को तो नमन करना होगा। चाहे फिर कोई भी रास्ता अपना के करते हो, चाहे अपने कोई उनके प्रिंसिपल्स नहीं हो, कोई नैतिकता नहीं हो, लेकिन अनैतिकता करके भी वो मुख्यमंत्री तो बने ही है ना इतने सालों से। वो तो कला है उनमें। तो लेकिन उनकी सोचने की क्षमता शायद खत्म हो गई, इसलिए खुली आंखों से भी उनको कुछ दिखाई नहीं देता। जब वो बोलते तो असंबद्ध बोलते हैं, और सुनाई देते हैं तो कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी कहते हैं। तो उनकी बात छोड़िए। अब एक बचा है जो है चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू ने आज पहली बार केंद्र को नसीहत दी है। अभी तक चंद्रबाबू नायडू केंद्र के हाँ में हाँ मिला रहे थे, पहली बार नसीहत दी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की राजनीति, चंद्रबाबू नायडू एक सीओ के हैसियत से सरकार चलाते हैं। थोड़े विकास की तरफ ध्यान देते हैं, और चंद्रबाबू नायडू का इतिहास बहुत अच्छा है इस मामले में। अब क्या है, एक्वा फार्मर करके उन्होंने बताया, किसान। अब लोग कहेंगे कि फिशरीज के लोग किसान कौन होते हैं? भाई, जैसे हमारे यहाँ ग्रीन इकोनॉमी है किसानों की, वैसे एक ब्लू इकोनॉमी है समुद्र की। जो मछुआरे हैं वो वहां के जीडीपी में, खासकर आंध्र प्रदेश की जीडीपी में उनका जबरदस्त योगदान है। आंध्र प्रदेश से लगातार भारी मात्रा में निर्यात होता है समुद्री उत्पादनों का, मतलब मछलियों का। ठीक है। अब किसानों के लिए उन्होंने अन्नदाता सुखी भव योजना निकाली थी, उसमें 6 गारंटियां दी थी। उन्हीं गारंटियों के प्रोग्राम में वो ये बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि टीडीपी कम से कम चुनाव के समय जो मैनिफेस्टो आता है, घोषणा पत्र आता है, उसे चुनावी जुमला नहीं कहते। उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि मैं 20,000 रुपए हर साल किसान को दूंगा, और वो दे रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जैसे झूठ नहीं बोलते कि 6,000 रुपए मैं सोयाबीन को भाव दूंगा और फिर बाद में गायब ना। उनका घोषणा पत्र उनका यथार्थ होता है, भाजपा का घोषणा पत्र चुनावी जुमला होता है, ये फर्क है। तो तब उन्होंने कहा कि ये जो 25% टेरिफ लगाया है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इस 25% टेरिफ को जब आप डिटेल में जाओगे तो आशीष भाई आपको ताज्जुब लगेगा कि वहां पर ये जो फिश इंपोर्ट है अमेरिका में भारत से, उस पर 27% है, 2% ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि भाई सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ेगा तो मेरे राज्य पे पड़ेगा, और मेरे राज्य के जीडीपी पर जो हमारे ये मछुआरे हैं इनका बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा तो मैं तो मछुआरों को
₹1.5 यूनिट पर बिजली प्रोवाइड करता हूं। जो बड़े बड़े प्लांट्स है फिशिंग फिश प्रोसेसिंग के, उसको ₹1.5 में मैं सब्सिडी देता हूं। मैं तो बहुत सारा कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका का ये जो बर्डन है, जो अमेरिका ने जो 27% डाला, इससे मेरे किसानों का, माने मेरे जो मछुआरों का जो माल है, वो अमेरिका में टिक नहीं पाएगा। क्योंकि इस विश्व में कई देश ऐसे हैं, एशियाई देश ही ऐसे हैं कि जो भी अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो एक तो वो मेरे प्रोडक्ट की जगह ले लेंगे, मेरे राज्य के किसानों का, वो मछुआरों को किसान कहते हैं, समुद्री किसान कहो आप इजी भाषा में, उनका नुकसान हो जाएगा और मेरे जीडीपी का फर्क पड़ेगा। तो पहली बार किसी राज्य को दर्द हुआ तो उसने आवाज निकाली। बाकी जितने भी है, क्या ये महाराष्ट्र में दर्द नहीं है? लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस मामले में गूंगे हैं। क्या उड़ीसा में दर्द नहीं है? उड़ीसा में भी समुद्र तट है, वो भी गूंगा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में तेलंगाना में समुद्री तट है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री को पैसा कमाने से फुर्सत कहाँ है? कमा कमा के दिल्ली भेजना पड़ता है। अब एक ही एटीएम बचा है, उसको फुर्सत नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में है, वहां पे फिश एक्सपोर्ट होता होगा, लेकिन वो आपस में लड़ने में ज्यादा मशगूल है। कांग्रेस कौन किसानों की बात करेगा? केरल में एक्सपोर्ट होता है, केरल में इंपैक्ट होता है, लेकिन केरल में भी मुख्यमंत्री को समय नहीं है, वो अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने पहली बार, क्योंकि चंद्रबाबू को यहाँ विपक्ष नेस्तनाबूत हो गया है करीब करीब, चंद्रबाबू ने पहली बार ये जो समुद्री जीव का, जो समुद्री प्रोडक्ट जो है, हमारे जो मछलियां हैं, मत्स्य एक्सपोर्ट जो है, ये मत्स्य निर्यात जो है, इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। जबकि पूरे अपने यहाँ बंगाल से लेके गुजरात तक समुद्र है, बंगाल है, उड़ीसा है, नीचे आप उतरो तेलंगाना है, उसके नीचे उतरो आंध्र प्रदेश है, उसके नीचे उतरो केरल, तमिलनाडु है, फिर इस साइड पे आओ केरल है, फिर गोवा है, फिर महाराष्ट्र है और फिर गुजरात है। पूरे देश राज्य में नहीं गिनवाए, लेकिन सबसे पहले बाकी जगह गूंगे लोग बैठे हैं, जो बोलने लायक है वो आपसी चाटुकारिता में बिजी। लेकिन चंद्रबाबू ने बोल के पहली बार बता दिया कि 25% के मायने इस देश के अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा आघात है। ये भले ही कहे कि इसमें कोई इंपैक्ट नहीं होगा, हम देख रहे हैं। इनका क्या इंपैक्ट होगा? इनको कोई थोड़ी ना सुबह प्रधानमंत्री या पीयूष गोयल को थोड़ी ना यार सब्जी लेने जाना पड़ता है, आशीष भाई, या तेल। मुझको तो इनको पता भी नहीं होगा तेल की कीमत क्या है। ये तो थाली समय पे आ जाती है, खाना खा जाता है, टैक्स पेयर्स के पैसे सब खर्चा उठाते हैं। पीयूष गोयल तो सोने का चम्मच लेके पैदा हो गए, उनको क्या मालूम तेल महंगा हो गया तो बोलेंगे घी खाओ। उनको तेल और घी का फर्क भी मालूम है कि नहीं मालूम नहीं कीमतों में। मरता तो रिक्शा वाला है, मरता तो आम है, मरता तो मिडिल क्लास है, जिसकी इनकम फिक्स हो गई है और महंगाई का मार है उस पे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बड़ा भाषण दे के आए। मैं थोड़ा सा इस पे सैंक्शन पे बात करूं। इसी बनारस में उन्होंने क्या कहा? अभी अपने को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। अरे भाई साहब, इस देश में 90% लोग तो स्वदेशी यूज करते हैं, 10% ही लोग हैं जो विदेशी ब्रांड यूज करते होंगे। उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री, पहला नाम मोदी जी का, मैं वही कह रहा था। प्रधानमंत्री जी ने अपने ग्लासेस से लेके पेन तक विदेशी की होली लगा देनी चाहिए। भारत निर्मित एम्बेसडर कार में घूमना चाहिए। क्यों आपको इंपोर्टेड गाड़ियां चाहिए? स्वदेशी क्या होता है, देखिए, महात्मा गांधी ने त्याग करो और गरीबों को मदद करो, ये बोलने के लिए सूट बूट पहन के भाषण नहीं दिया था। महात्मा गांधी स्वयं ही एक नीचे पंचा और ऊपर एक कपड़ा ओढ़ के चलने लगे और उसको नंगा साधु बोलने लगे। पूरे वेस्ट के लोग, पूरा पश्चिम उनको बोलता था कि ये तो नंगा साधु है, नंगा फकीर। तो क्या नंगा फकीर है? तो क्या महात्मा गांधी जो
बिरला जिनको आप गुरु मानते थे, क्या बिरला जी उनको कपड़े नहीं दे सकते थे? लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि यदि मैं सूट बूट पहनूंगा तो मैं लोगों को त्याग की भाषा बोलने का अधिकार नहीं मुझे ज्ञान देने का। यह आदमी विदेशी वस्तुओं के बीच में डूबा हुआ है और ये देश को ज्ञान देता है कि स्वदेशी चीजों का उपयोग करना चाहिए। आप करो ना भाई साहब, आपको किसने रोका? ये फर्क है, इसलिए गांधी महान है। और ये गांधी को कितने भी कोसे, नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या की विचारों की नहीं, आज भी गांधी जिंदा है। ये इनके लिए सबसे दुखदाई बात है कि आजादी के 75 साल बाद, गांधी मरने के इतने साल बाद गांधी जिंदा क्यों है? जिस देश में जाते हैं उस देश का प्रधानमंत्री गांधी जी से बात शुरू करता है, क्योंकि गांधी जी ने स्वयं आचरण से उदाहरण रखा था। तो प्रधानमंत्री जी, समय नहीं गया है, आप शुद्ध रूप से देसी रहिए, देसी गाड़ी में चलिए, हमारे यहां जो आर्म्स बनते हैं उसके सिक्योरिटी में रहिए, इंपोर्टेड फोन मत यूज करिए, देश में निर्मित फोन यूज करिए। देखिए क्या होता है, तो फिर आयुर्वेदिक दवाइयां खाइए तो आपको फिर समझ आप में आ जाएगा। खबर पर हाँ, आते हैं। नहीं आंध्र नहीं, ये तो हो प्रदेश गया, एक मिनट, ये तो हो गया हाँ, आंध्र प्रदेश नाराज क्यों है। अब दूसरी नहीं बात, नहीं, आंध्र प्रदेश आंध्र, में भी अब और चर्चा बची है भाव, और हाँ बची है। हाँ इसमें कहीं हाँ, और भी देखना होगा, वो एंगल सारे देखने पड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जितने मुख्यमंत्री हैं एनडीए के, सबको ये पता है, ये सबको पता है कि वो भोजन है, वो ग्रहण होने वाले हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्हें पता है कि वो हजम कर लिए जाएंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो निवाला बन के खड़े हैं। नायडू का राजनीतिक जो अभी भविष्य है, सिर्फ वो चंद्रबाबू का राजनीतिक भविष्य नहीं है, वो नारा लोकेश का राजनीतिक भविष्य भी देख रहा है। नीतीश के आगे कुछ नहीं होना है, वो अब तक कयास है, निशांत निशांत निशांत, कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे लॉन्च होगी, लॉन्च होकर के फुस हो जाएगा प्रोजेक्ट या चलेगा आगे, कुछ नहीं पता है। अभी तो लॉन्चिंग ही नहीं है, लॉन्चिंग के लिए तैयार है नहीं है कुछ भी प्लेटफॉर्म भी। लेकिन वहां नारा लोकेश को चंद्रबाबू लॉन्च कर चुके हैं, अपने बेटे को, और लॉन्चिंग ही नहीं हुई है। वहां पर कोई भी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आती है तो डिप्टी सीएम से ऊपर और चंद्रबाबू नायडू अपने से ऊपर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में नारा लोकेश को रखते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश में नारा लोकेश का है अपनी मिनिस्ट्री में। तो बीजेपी जो आंध्र प्रदेश में, जिसका वो तो हमेशा पार्टनरशिप इसलिए बनाती है कि खा जाएगी, ये बात चंद्रबाबू, सीईओ चंद्रबाबू को बहुत अच्छे से पता है। पॉलिटिशियन चंद्रबाबू के साथ साथ सीईओ चंद्रबाबू को पता है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू अपना बेस, जो उनका राजनीतिक धरातल है, वो राजनीतिक धरातल मोदी के साथ चलने में खत्म हो जाएगा। मोदी का बीच बीच में खिलाफत करना क्या उनकी ये मजबूरी है कि बीच बीच में नहीं 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 खिलाफत करना नहीं नहीं पड़ेगा नहीं, उनको। आप समझे नहीं। आप चंद्रबाबू नायडू को इतिहास देखिए, चंद्रबाबू नायडू अटल जी के साथ भी थे, लेकिन जब जब उन्होंने अपना इंटरेस्ट मार खाता दिखाई दिया, उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने अटल जी की भी सरकार छोड़ी थी, छोड़ दी थी उन्होंने, क्योंकि उनके यहाँ मुस्लिम मतदाता था। गोधरा होते से वो सरकार से अलग हो गए थे, याद होगा आपको, मंत्रिमंडल में भी नहीं थे। स्पीकर की डेथ होने के बाद, जो चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के थे, उसके बाद वो विड्रॉ हो गए। देखिए चंद्रा बाबू, आप हमेशा दो, एक राजनीति आप देख लीजिए दक्षिण और उत्तर की, दो बैसाखियां हैं इस सरकार की, नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू। लेकिन नीतीश कुमार स्वयं बैसाखियों पे है बीजेपी के, और बीजेपी बैसाखियों पे है नीतीश के, एक दूसरे के समर्थक है ये। इसलिए नीतीश कुमार को मालूम है कि मैंने वहां से बैसाखी खींची तो यहां से मैं सत्ता से बाहर हो जाऊंगा। चंद्रबाबू नायडू किसी के बैसाखियों पे नहीं है, चंद्रबाबू नायडू अपने बलबूते पे है। यदि बीजेपी का वहां विधायक मंत्री है तो ये चंद्रबाबू नायडू के अनुग्रह पे है, हाँ, मजबूरी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू मजबूरी है केंद्र की, केंद्र मजबूरी नहीं है। बीजेपी मजबूरी नहीं है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हमेशा आंध्र प्रदेश के इंटरेस्ट के लिए लड़ते आ रहे हैं, चाहे अटल जी हो, चाहे जब चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ा तब हमने प्रमोद जी से पूछा था कि एक अच्छा साथी आपने दक्षिण में क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये आदमी ऐसा है, इसको कोई भारत से लेना देना नहीं, ये उनके शब्द थे।
मैंने बोला भारत से लेना देना मतलब नहीं। बोले उसको कोई समझ में नहीं आता कि पूरा इंडिया है, वो तो बोले अपने आंध्र प्रदेश को ही इंडिया समझता है। सारा बजट मेरे को ही दो, सारा मेरे किसानों के लिए करो, सारे उद्योग मुझे चाहिए, सारा रोड का बजट मुझे चाहिए। तो बोला फिर देश को क्या देंगे? ये बीजेपी का दुख था तब, लेकिन ये चंद्रबाबू नायडू की अपने राज्य के प्रति समर्पण था। जो समर्पण ये गुजरातियों का गुजरात के प्रति है। सारे उद्योग महाराष्ट्र से लेके उधर, सारे बड़े ऑफिसेस गुजरात में। तो चंद्रबाबू ने देखा जब गुजराती गुजरात के लिए कर रहा, मैं तो पहले से कर रहा हूं। और चंद्रबाबू नायडू जो किसानों के लिए बात कर रहा है, किसानों को 20,000 रुपए महीना दे रहा है, वही जो समुद्री किसान जिसको वो कहता है एक्वा फार्मर्स, जो समुद्री किसान जो मछुआरे हैं, यदि उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया तो उसका राज्य का जीडीपी मार खाएगा। तो वो अपने किसानों के लिए नहीं बोलेगा तो किसके लिए बोलेगा? इसके पहले हिंदू मुसलमान क्या हुआ आपको क्या लगता है? भाजपा उस राज्य में पार्टनर है सरकार में, जो सरकार मस्जिदों को मेंटेनेंस का अमाउंट देती है। योगी आदित्यनाथ से सबको पूछना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू को गाली देके देखो जरा, चंद्रबाबू नायडू की सरकार तो मस्जिदों को भी पैसा देती है, और आप तो ये बात सहन नहीं कर सकते। भाजपा का सारा सनातन धर्म का प्रेम, भाजपा का सारा हिंदुत्व आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जाके नंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां चंद्रबाबू नायडू है, और चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा दिल्ली के बजाय अपनी राजनीति पहले देखी है। और वो हमेशा कहते हैं कि यदि अपन जिंदा रहे तो दिल्ली को समर्थन देंगे, और हम यहां निपट गए तो। और चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल आस्तीन का सांप पाल के बैठे हैं, क्योंकि दो राजनीतिक दल है अपने देश में जो राष्ट्रव्यापी है, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। दोनों का गठबंधन का धर्म ही अलग अलग है। कांग्रेस जिस जगह पे जाके गठबंधन कर लेती है, अपने पार्टी को खत्म करके उस पार्टी को बढ़ाती है, और बीजेपी जहां गठबंधन करती है वहां गठबंधन जिसके साथ किया उसको खा जाती है। ये दो अलग अलग धुराएं हैं। तो जब बीजेपी से उन्होंने गठबंधन किया, सिर्फ इसलिए किया कि केंद्र से उनको फंड चाहिए। जगन ने पूरा बैंकरप्ट कर दिया कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की तिजोरी खाली थी जब चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता पे आया। और सत्ता पे आने के पहले जो आपने घोषणा पत्र दिया, 20,000 रुपए इसको किसानों को दूंगा, बहुत सारी घोषणाएं, उस घोषणा को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। और आपने देखा वो केंद्र को एटीएम समझते हैं, जब भी आते स्वैप करके चले जाते हैं। हर बजट में देखना आप आंध्र प्रदेश को पैसा मिलता है नहीं मिलता, हर बजट में जो आंध्र प्रदेश चाहिए वो लेके जाता है। तो वो पहले अपना बेस तैयार कर रहे हैं, और जब बेस तैयार कर रहे हैं तो इस बात का वो पहले अच्छी तरह से गारंटी ले रहे हैं कि केंद्र से पैसा लाता हूं, इसका मतलब बीजेपी इसका फायदा ना उठाए। आंध्र प्रदेश की जनता को ये नहीं बोले ये चंद्रबाबू तो निमित्त है, पैसा तो हम दे रहे हैं। तो चंद्रबाबू बीच बीच में हंटर चलाते हैं अपने मतदाताओं को ये देखने के पहले। अभी तो चंद्रबाबू की भी उम्र बहुत अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, और चंद्रबाबू अभी पारी और खेलेंगे 5 साल की, और उन्होंने समय रहते अपने बच्चे के लॉन्च कर दिया। और आने वाले समय में ये बच्चा जो उनका है आगे, वो पूरा टेक ओवर करेगा, ये बात देख लीजिए। अभी उन्होंने संगठन करीब करीब उनके पास दे दिया है, सत्ता एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है इसके लिए उनका लगातार उपयोग कर रहे हैं। अपने बेटे को आगे रख रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मैंने किया, बेटे ने किया, बेटा कर रहा है। 5-10 साल में बेटा टेक ओवर करेगा, लेकिन 10 साल तक ये दक्षिण की राजनीति में हमेशा कहा, द्रविडियन पॉलिटिक्स एंड काउ बेल्ट पॉलिटिक्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। दक्षिण की राजनीति में आपको मतदाताओं को साधना होता है, लबबाजी नहीं कर सकते। कर्नाटक में लबबाजी की तो क्या हुआ, सत्ता से बाहर हो गए। लबबाजी वहां की तो क्या हुआ, तमिलनाडु में पार्टनर नहीं मिल रहा है आपको। तमिलनाडु में लाले पड़े हैं आदमी ढूंढने के, जिसके कंधे पे हाथ रखो वो धीरे से हाथ निकाल लेता है, बोलते नहीं चाहिए भैया, तेरे वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे। तो सवाल करने वाला था कि चंद्रबाबू से आगे बढ़े तो 2 नाम और हैं, पनीर सेल्वम और पलानीसामी। ये दोनों तमिलनाडु की राजनीति के 2 बड़े प्लेयर हैं दोनों। एक तो जयललिता की पार्टी के उनके उत्तराधिकारी बन के बैठे हैं, उस पार्टी के मुखिया जयललिता की पार्टी, जब तक जयललिता थी तब तक एक बार डीएमके एक बार एआईएडीएमके, यही चलता रहा। जयललिता के उत्तराधिकारी बन के बैठे हुए हैं। दूसरे जयललिता के निधन के बाद मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद वो पार्टी से
आउट हो गए, दरकिनार कर दिए गए। अब वो चले गए भाजपा के साथ, भाजपा ने उनको गले लगाया कि इनके सहारे कदम बढ़ाएंगे तमिलनाडु में, उन्होंने लात मार दिया। साथ थे, लेकिन 2 दिन पहले भाजपा को लात मारा और एनडीए छोड़ के चले गए। तो एनडीए में 2 प्लेयर और हैं, ये इन दोनों प्लेयर्स पे जरा देखिए रोशनी क्या है, डालने के वक्त। जयललिता की मृत्यु के बाद, एमजीआर की मृत्यु के बाद जयललिता को भी सत्ता में आना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि एक सेक्शन था जो जयललिता को पसंद नहीं करता था। उन्होंने एमजीआर के पत्नी को आगे किया, लेकिन पहले ही चुनाव में जयललिता ने दिखा दिया कि वही सब कुछ है। और फिर जयललिता ने अनक्राउंड किंग बनके, मतलब क्वीन, वो दक्षिण की महारानी बनके उसने राज्य किया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बीजेपी ने दांव साधा। आप याद करिए कि जयललिता अस्पताल में और वेंकैया नायडू ट्रिप पे ट्रिप मार रहे थे चेन्नई में जयललिता के लोगों को समझाने के लिए। जयललिता के बाद शशिकला जी आ गई, जो जयललिता की खास मित्र थी, लेकिन शशिकला में वो करिश्मा नहीं था जो जयललिता में है। वो बैकरूम प्लेयर थी। तो पार्टी के दो टुकड़े हो गए, एक ओपीएस, एक ईएमएस। ठीक है। अब ओपीएस जो है सेल्वम पनीर स्वामी, और एक है पनीर सेल्वम है, और एक है दूसरे। तो अब उसमें ये हुआ पलानी स्वामी और पनीर सेल्वम। अब सर इन्होंने क्या किया, पलानी स्वामी पे भी हाथ रख दिया और पनीर सेल्वम पे भी हाथ रख दिया। जैसा बीजेपी ने इन दोनों को निपटाने के लिए एक दूसरे का उपयोग किया, लेकिन ये दोनों जब निपट नहीं पाए तो इन्होंने दोनों बोर्ड पे पैर रख लिए। ओपीएस को भी खुश करने का प्रयास किया और ईएमएस को भी खुश करने का प्रयास किया। अब उसमें हुआ ये कि एक समय ऐसा आता है आशीष जी कि आपको एक का साथ देना होगा। फिर इन्होंने ओपीएस को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। समय चलते ओपीएस बहुत सजग हो गए। उनको डंप करने के पहले उन्होंने एनडीए को डंप कर दिया। वो थेवर समाज के आते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है। हाँ। दक्षिण तमिलनाडु में उनका वजूद है। उन्होंने तुरंत डीएमके के स्टैलिन से 2 बार बात की। वहां विजयन करके एक्टर है, उसकी पार्टी का भी एक वजूद है, उसने उससे भी बातचीत की। और सारी बातचीत एक ही कसम खा के करते हो, किसी के हालत में बीजेपी को पैर रखने नहीं देना तमिलनाडु में। अब ओपीएस का सबसे बड़ा गोल जो है वो है बीजेपी को किसी हालत में सत्ता से बाहर रखना। तो फिर दर्शक कहेंगे ओपीएस सत्ता से बाहर, मतलब तमिलनाडु में एंट्री नहीं करने देगा बीजेपी को, तो ईपीएस तो बैठा है, वो ओपीएस को चैलेंज देगा। लेकिन ईपीएस ने भी अपने आप को संभाल लिया। जिस ओपीएस को आपने इतना नजदीक ला के दूर कर दिया, कल मेरा भी हश्र ऐसा ही होगा। उसने पहले ही बोल दिया अमित शाह के उस वक्तव्य पे। अमित शाह जी ने मदुरई में कहा कि आने वाले चुनाव में एनडीए की जीत होगी और एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। ईपीएस ने कहा कि आने वाले चुनाव में जीत एनडीए की होगी, लेकिन सरकार एआईएडीएमके की होगी। सरकार में एनडीए का कोई घटक दल नहीं होगा। आप समझ जाइए इसके मायने क्या है। इसके मायने हैं कि आपको साथ देना हो तो साथ रहिए। तो तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति, शादी में वेलकम गर्ल नहीं होती। आप किसी बड़े हाई प्रोफाइल शादी में जाइए तो आपका स्वागत करने के लिए, वो गुलाब का फूल देने के लिए, जो अत्तर फेंक, गुलाब जल छिड़कने के लिए कुछ साड़ी में महिलाएं खड़ी होती है, उनको वेलकम गर्ल कहते हैं। बीजेपी की राजनीतिक स्थिति तमिलनाडु में वेलकम गर्ल की है। पेंडॉल के बाहर तो स्वागत आपका करते हैं, इसका मतलब शादी में उनका कोई लेना देना नहीं है। बेचारों को खाना भी नसीब नहीं होता, बाद में बोलते हैं तुमको पैसा मिल गया ना, घर जा खाओ। तो ये वेलकम गर्ल की स्थिति में है अभी बीजेपी। ना ईपीएस या ओपीएस, ये दोनों एआईएडीएमके के आधार स्तंभ थे, दोनों ने उनको डंप कर दिया। तो अब बीजेपी को या तो खुद से शुरुआत करनी होगी या बीजेपी को तमिलनाडु भूल जाना होगा। इन सब के झगड़े में जो सबसे ज्यादा घर बैठे प्रॉफिट कमा रहा है, फायदा उठा रहा है, वो है डीएमके स्टैलिन।
स्टालिन। डीएमके लगातार तमिलनाडु के वर्कर्स मतदाताओं को बता रहा है कि ये उत्तर वाले लोग दक्षिण को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी कल्चर को बर्बाद करना चाहते हैं। आने वाले समय में दक्षिण, पूरे दक्षिण का पार्लियामेंट में जब परिसीमन होगा जनसंख्या के अनुरूप इस जनगणना के बाद, तो हमारी सीटें काटी जाएगी। इसका मतलब दक्षिण की आवाज का गला घोटा जाएगा पार्लियामेंट में। ऐसे में हमें अपने बारे में सोचना होगा। वहां अलग देश तोड़ने की बात हो रही है। देखिए आशीष, कोई भी आदमी भारत से अलग होने की बात सोच ही नहीं सकता, लेकिन यदि उसको कोई भारतीय मानने को ही तैयार नहीं, तो फिर वो भारतीय बने क्यों? दक्षिण भारत को यदि भारत का हिस्सा माने, तो फिर दक्षिण भारत के लिए उतना ही प्रेम होना चाहिए। फिर परिसीमन करते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिन्होंने भारत सरकार के जन कल्याण नीतियों का और पॉपुलेशन कंट्रोल का सही मायने में इंप्लीमेंटेशन किया हो, क्रियान्वयन किया हो, उसको बख्शिश की जगह सजा नहीं मिलनी चाहिए। और जिन्होंने फैमिली कंट्रोल या उसका पूरा जनसंख्या कंट्रोल का धज्जियां उड़ाई है, उसको बख्शिश नहीं मिलना चाहिए। ये एक बड़ा आने वाले समय का बहुत बड़ा भारत के लिए संकट खड़ा होगा, क्योंकि दक्षिण द्रविड़ियन संस्कृति है, हमारी उत्तर भारत हम आर्यन संस्कृति कहते हैं। अब कई हिस्टोरियन जो है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो इतना बड़ा रहा नहीं हूँ कि मैं हिस्ट्री में बताऊंगा कि नहीं वो भी वहां पे तक भी आर्यन चले गए थे। तो दक्षिण भारत की भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग है, खान पान अलग है, क्लाइमेट अलग है। उसके बावजूद उन पे हिंदी थोपना वो एक गलत है। हिंदी वर्सेस दक्षिण भारतीय भाषाएं, ये युद्ध देश आजाद होने के बाद भी चला था, इसलिए कभी भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर इसको राष्ट्रभाषा का कोई दर्जा मिला नहीं। सबसे ज्यादा बोलने वाली हिंदी है, लेकिन दक्षिण भारत इसको राज्य भाषा समझ के थोपना नहीं चाहते। ऐसे कई सवाल हैं जिसको चलते इन राजनीतिक दलों का जो अपनी बात थोपना चाहते कि दक्षिण का मतदाता, आप दक्षिण में उनका होके घुल जाइए तो आपको साथ में लेते हैं। दक्षिण में आप उनको कंट्रोल करने जाएंगे तो विद्रोह होगा। इसलिए बीजेपी ने जब जब केंद्रीय नेतृत्व में कर्नाटक में अपनी बात थोपने का प्रयास किया, सत्ता से बाहर हो गई बीजेपी। जब जब कर्नाटक की बीजेपी को फ्री हैंड दिया, उन्होंने नतीजे दिए। येदुरप्पा बड़ा है कि कोई और बड़ा है, ये दिल्ली तय नहीं करेगी, ये कर्नाटक की बीजेपी तय करेगी। ये कोई गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान नहीं है। किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना दो, किसी को भी उठा के अध्यक्ष बना दो, आंख खोल के जो सामने दिखे उसको ही राजा घोषित कर दो। ये परिकथाएं हैं, वो दक्षिण भारत में नहीं चलती। इसलिए दक्षिण में कांग्रेस भी दक्षिण से बाहर क्यों हुई? बहुत जगह पे, बहुत जगह पे कांग्रेस केरल से बाहर हो गई, मतलब तमिलनाडु से बाहर हो गई, तेलंगाना से बाहर हो गई, कर्नाटक में है, लेकिन कर्नाटक में जनता दल एस जो है देवगौड़ा, वो कभी कर्नाटक की रीजनल पार्टी बन नहीं पाया। ओल्ड मैसूर के आसपास का क्षेत्र ही उनका रहा। यदि वो दमदार रूप से वहां क्षेत्रीय दल बन के उभरता, जैसा डीएमके उभरा है, जैसा बीआरएस उभरा है, जैसा टीडीपी उभरा है, तो शायद कांग्रेस की जगह वहां कर्नाटक से भी खत्म हो जाती। तो ये दक्षिण भारत की राजनीति को अलग हिसाब से देना होगा। और यदि आप उसी लट से दक्षिण भारत को भी चलाओगे जो आप बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ करते हो, तो नतीजे तो आएंगे नहीं। वो तो वहां सिंह मारने वाले लोग हैं, तो सिंह मार दिया उन्होंने। तो अभी एनडीए में ये घमासान है। चंद्रबाबू नायडू का सवाल उठाना, इसका जवाब देना होगा। चंद्रबाबू नायडू के सवाल को आप टाल नहीं सकते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जब देखेंगे अपने, देखिए चंद्रबाबू नायडू की स्थिति उस बंदरिया जैसी है जो हौद में खड़ी है सर पे बच्चे को लेके। जिस दिन उसके नाक में पानी जाएगा, वो बच्चे को पैरों के नीचे कुचल के चली जाएगी। और बच्चा केंद्र सरकार है। अब आप बार बार कह रहे हो कि देखो केंद्र को बचा रही है, केंद्र को बचा रही है। जिस दिन उनके नाक में पानी चला जाएगा, वो केंद्र को पैरों के नीचे रख के चली जाएगी। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सत्ता केंद्र में किसकी आती है।
यदि उनका ही वजूद नहीं रहा आंध्र प्रदेश में तो कैसा होगा? और वजूद आपने सही कहा, उसके बेटे का भी है, वजूद उसका राजनीति का है, वजूद उसके मतदाता का है। उनके मतदाता लब्बाजी पे नहीं चलते, उनके मतदाता यथार्थ के धरातल पे देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चंद्रा बाबू ने यदि कहा, यदि उनका एक्सपोर्टर कहता है, उनके मछुआरे कहते कि भैया हम मछली लेके कहां जाएंगे, वो नहीं कहेंगे कि भाई अरे आप चुप रहिए, चिंता मत करो। वो ट्रम्प को डांट दिया 30 मिनट फोन करके साहब ने, उन्हें कहा कि वो डांट वाट अपनी जगह पे है भैया, ये 25% का कुछ करो। और उनकी भाषा में मुझे एक और अंडरटोन सुनाई दिया, जो मैंने आंध्र के कुछ ब्यूरोक्रेट्स, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के, जो सेटल हो गए दिल्ली में, मेरी उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यदि ये 25% जारी रहा तो चंद्राबाबू नायडू सब्सिडी मांगेंगे कि मेरे मछुआरों को आप सब्सिडी दो। जो 25% टैक्स वहां लग रहा है, 25% सब्सिडी आपको यहां देनी पड़ेगी, ताकि अपनी कीमतें कम करने के बाद भी उनका, किसानों का लॉस ना हो और अमेरिका का मार्केट में उनकी मौजूदगी बरकरार रहे। ऐसे में भारत के तिजोरी पे, जो पहले ही खाली हो चुकी है, 205 लाख करोड़ का कर्जा है, हम कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। चलिए हम उन्होंने तो जहां इसीलिए जाएंगे, उन्होंने इसीलिए कहा कहां जाएंगे? उन्होंने इसीलिए कहा कि मैं मेरे किसानों को, खासकर मछुआरों को, 1.5 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं, 1.5 रुपए में। इसके मायने बड़े हैं कि कल ये 25% जो आ रहा है, ये भी आप दे दीजिए। मैं तो दे रहा हूं 1.5 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी, आप भी 25% की सब्सिडी को दे दीजिए। यदि ये डिमांड निकली तो फिर भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। चलिए, खैर एनडीए में खासकर दक्षिण भारत में कई संकट एक साथ पैदा हो गए हैं। उत्तर भारत में भी है, लेकिन उत्तर भारत में थोड़ा सा दबाव से, जो मोदी और शाह की टैक्टिस है उससे दबाए हुए हैं। यानी यहाँ का ज्वालामुखी उत्तर भारत का दबा हुआ, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे छोटे छोटे एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, जो रोज कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, लेकिन मुंह बंद रखते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। चंद्रबाबू जैसी बैसाखी, अगर ये बैसाखी गिर गई तो अब उसके बाद तो सरकार मुश्किल में आई जाएगी। हालांकि लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, और पूरे मतलब लगातार जो सिसकियां ले रही है लोकतंत्र और संविधान, उसका गुनहगार अगर चंद्रबाबू नायडू को कहा जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और रोज कहा जाएगा, दिन में 10 बार कहा जाएगा कि लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसका एक गुनहगार चंद्रबाबू नायडू, जिसके सर पे पाप है, और उस पाप का कोई विमोचन नहीं है, कोई पाप मोचन नहीं हो सकता है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।